इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं भावना अरोड़ा। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस। जी हां, किसका कटेगा पत्ता, किसको मिलेगी सत्ता। 2019 का शुरू हो चुका है रण और साथ ही साथ शुरू हो चुका है लोकतंत्र का महापर्व और इसकी कवरेज के लिए हम आ चुके हैं लोनी में। आप देख सकते हैं कि लोनी की तमाम जनता यहाँ मौजूद है। लोग यहाँ बैठे हैं और अपने अपने विचार यहाँ देने वाले हैं कि किस तरीके से जो है 19 का आधार रहने वाला है। अगर बात की जाए 2014 की, तो क्या ये वही आधार होगा जो 2014 में मोदी लहर के साथ बहा था, या इस बार महागठबंधन का एक बड़ा असर हो सकता है? तो चलिए इसकी करते हैं सीधी शुरुआत। विधायक साहब हमारे साथ मौजूद है। सीधा सवाल जानना चाहूंगी, लोनी की जनता ने 2014 का जो आगाज देखा है, लगता है 19 के आगाज में वो परिवर्तन देखने को मिल सकता है? 19 में और बड़ी सुनामी लहर आने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान का गौरव तो बढ़ाया ही है, इसके साथ साथ हर जाति वर्ग के लिए इतना डेवलपमेंट हुआ है कि लोग सोच नहीं सकते। एक अद्भुत लोगों के अंदर जो मैं देखता हूं कि देहात में भी और शहर के अंदर भी एक विशेष सुनामी है। दूसरा नाम लोग सुनना नहीं चाहते। तो मुझे उम्मीद है कि 400 से ज्यादा सीट इस बार आने। आपको नहीं लगता इस बार सुनामी में आपकी ही सरकार बह जाएगी? सपा बसपा का गठबंधन हो गया है, प्रियंका वोट के जरिए वोट की राजनीति साधना चाह रही है। नहीं, आपको मालूम होगा भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर में जरासंध को अपना दुश्मन बना लिया, तो जितने भी राक्षस थे वो सारे जरासंध के मित्र थे। जो जैसा होता है उसके वैसे मित्र होते हैं ना, तो वो सारे इकट्ठे होकर जिन्होंने इस देश की जनता को लूटा है और भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को यहाँ देश में पैदा किया है, जिससे हिंदुस्तान आज से 20 साल पहले विश्व गुरु बन जाना चाहिए था। जो देश हमसे बाद में आजाद हुए, हमसे आगे निकल चुके थे। तो इसी तरह से ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनको आसानी रहेगी। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने एक साथ सबको मारने में आसानी रही, मथुरा में बैठ करके उनका वध कर देते थे, वो लड़ने के लिए मथुरा आते थे। इसी तरह से एक साथ इकट्ठे हुए तो और बहुत आसान हो गया है। चलिए, ये तो चुनावी दौर शुरू हो चुका है, सबकी अपनी अपनी राय है। कोई वोट के जरिए वोट की राजनीति साधता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई मैं भी हूँ चौकीदार की ऐप बनाकर लोगों को ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है की संज्ञा दी थी, उसको किस तरीके से अपनी सीढ़ी बना के 19 का पंचम लहराया जाए। जनता मेरे साथ है, एक एक करके जाने वाली हूँ। सबसे सीधा सवाल पूछने वाली चाहती हूँ मैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या लगता है 19 की धार आखिर किसके साथ? भाजपा के साथ। क्यों इतना वो लग रहा है? आपको नहीं लगता कि प्रियंका का आना एक ब्रह्मास्त्र काम कर सकता है यहाँ पर? देखिए, पहली बार देश का स्वाभिमान मोदी जी ने जो बचाया है, 48 घंटे में हमारा पायलट बंदी हुआ था, युद्ध बंदी था वो, और 48 घंटे में वो छाती चौड़ा के भारत की सीमा में आए हैं। ये पहली बार देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा काम हुआ है। मेरे विचार से किसी देश में, पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ। तो ये मोदी की ताकत थी और मोदी ने देश का स्वाभिमान बचाया है। मोदी जी इस बार लौट के आएंगे और जो आज राजनीति है, जो दूसरे लोग कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, महागठबंधन बना रहे हैं, इन लोगों ने देश के लिए क्या किया है? सर, मैं भी हूँ चौकीदार भी तो एक तरह की राजनीति हो गई। राहुल गांधी स्टेज पे जाकर कहते हैं चौकीदार श्योर है, पार्टी कहती है चौकीदार प्योर है। अब आ गया है मैं भी चौकीदार, अब हम सब चौकीदार। आखिर रखवाली करने वाला कौन है सर? चौकीदार ही रखवाला होता है, ये आपको जानना चाहिए। चौकीदार ही मेन रखवाला होता है। अगर घर के बाहर चौकीदार नहीं होगा तो रखवाली पहली तो सीधा आरोप तो विपक्ष का है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि चौकीदार जिस तरीके से चोर वाली हरकतें कर रहा है, लग नहीं रहा है इस बार राजनीति का जो है एक बड़ा असर कर पाएगा। देखिए, राहुल गांधी और ये जो महागठबंधन है, इनका कोई जनता पे असर नहीं है। मोदी जी की जो लहर है, मोदी जी वास्तव में धरातल पे काम कर रहे हैं। आज भी उनकी माता 100 गज के प्लॉट मकान में रहती हैं। क्या किसी देश के प्रधानमंत्री 19 में हर हर मोदी, घर घर मोदी? यस, बिल्कुल। चलिए, हमारे बड़े यहाँ बैठे हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। सीधा मैं चाहूंगी कैमरामैन से कैमरा नजदीक लेकर आए और उनके पास पहुंचे कि सर, मैं चाहती हूँ आप खड़े हो जाए और एक बार आपसे सवाल मैं पूछना चाहूंगी। आप बड़े हैं घर के, कहते हैं जो घर का बड़ा होता है वो ज्यादा अच्छे से जानता है। घर की राजनीति से अगर निकल कर देखा जाए तो देश की राजनीति पर कितना विश्वास है इस बार आपको? हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए भैया, बड़े लोग हैं, इनसे ज्यादा सवाल नहीं कर सकते। कहते हैं ना, जितने बड़े लोग होते हैं कान भी पकड़ने कई बार हमारे पड़ जाते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, कांग्रेस का क्या इस बार होने वाला है? लगता है अमेठी रायबरेली का गढ़ तोड़ के आगे बढ़ पाएगी कांग्रेस? नहीं जी। आपको नहीं लगता है? इस बार वोट किसको देने वाले हो? मोदी जी को।
हर हर मोदी घर घर मोदी आगे चलना चाहोगी? मैं चाहती हूँ आप खड़े हो जाइए और एक बार सीधी सी एक लाइन में बताइए, सपा बसपा का गठबंधन टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा इस बार? नहीं टिक पाएगा। कारण क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी पिछले 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था और बीजेपी एक तरफ आई थी। अभी भी वो सूरत उससे भी अच्छी हो गई है। आप भी जानते हैं सब लोग, मोदी जी बहुत अच्छी वोटों से, पहले से भी ज्यादा वोटों से केंद्र में आ रहे हैं। ये हम सभी लोग बैठे हुए कह रहे हैं, ठीक है भाई, सब हर हर मोदी, घर घर मोदी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी कहा था 71 ना 72 बीजेपी लेगी, इस बार 73, लेकिन ये तो आने वाला परिणाम ही तय करेगा कि किसके खाते में 73 आते हैं, किसके खाते में 70 आते हैं। आपसे सीधा सवाल जान लेते हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस की पेट कितनी असरदार अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो? ये जितने भी गठबंधन हुए हैं ये सब आंधी की तरह उड़ जाएंगे और यहाँ पर जो भी चुनाव होगा 2014 से भी बढ़िया होगा और यहाँ पर मोदी जी आएंगे और पूरे यूपी के अंदर 72 नहीं 75 सीट लेकर के मोदी जी आएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पिछले बार 2014 के चुनाव में जनरल वीके सिंह 5 लाख से भी अधिक वोटों से जीते थे और इस बार भी किसी भी कैंडिडेट को यदि बीजेपी से टिकट मिलता है वो 5 लाख नहीं 6 लाख से भी ऊपर जीतेगा और हमारे यहाँ मोदी की लहर है और मोदी ही आएंगे। चलिए चलिए चलिए, मोदी मोदी हो गया। अब आपसे बात कर लेती हूँ मैं, बुआ भतीजे थोड़ा बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, गठबंधन हो गया है, 38-37 सीटों का समीकरण बन गया है, क्या लगता है बुआ का खाता इस बार खुलेगा? ऐसा बुआ तो वहीं रहेगी जहाँ ही, खाता किसी का नहीं खुलने वाला। हिंदुस्तान पाकिस्तान का चुनाव है ये और मोदी जी ही जीतेंगे इसमें और सरकार ही उनकी बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से बनेगी। कांग्रेस पे विश्वास नहीं रहा क्या 70 साल की राजनीति की? कांग्रेस में कुछ नहीं है, पप्पू है तो कुछ नहीं है। अरे भैया, जनता सब जानती है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। लोगों के पास सीधा जाना चाहूंगी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी मैं। खड़े हो जाइए भैया, एक सीधा सवाल ये जवाब बताइए कि क्या लगता है 19 का असर 14 से बेहतर इस बार होगा? नहीं, जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। हमें और मजबूती से लड़ना होगा। जिस तरीके से पहले 2019 में लहर थी एक मोदी जी की, जोधे में, वो 19 में नहीं है। हमें बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते और मेहनत करनी होगी। लेकिन सवाल यहाँ पे कार्यकर्ताओं का नहीं है, सवाल यहाँ पे आम जनता होने के नाते आपकी अपनी जानकारी का है। आपको क्या लगता है 14 का जो असर हुआ था, 19 में लहर की कमी नजर आ रही है? राष्ट्रवाद आप लोगों ने एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं, आपको लगता नहीं सरकार ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया? अभिनंदन की वापसी का एक बड़ा फायदा चुनावों में होने वाला है। बिल्कुल होगा। जिस तरीके से भावनाओं के हिसाब से इस बार का चुनाव आप लोग वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि जिस तरीके काम के आधार पर वोट नहीं दिया जाएगा। नहीं, इस वक्त जो चुनाव है वो केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। हमें पाकिस्तान को नास्तेनाबूद करना है तो मोदी को लाना है। घर में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, बाहर बॉर्डर पे गिरा के क्या लड़ाई होगी सर? घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, घर को तो हम देख लेंगे, पहले पाकिस्तान को सर पहले कश्मीर तो सुलझाइए, फिर पाकिस्तान की बात कीजिए। पहले पाकिस्तान को देखना है, उसके बाद में घर को तो हम अपने आप संभाल लेंगे। ये तो वही हो गई बात जहाँ पे फूट करो राज करो की नीति। लेकिन चलिए, ये तो जनता के अपने अपने पॉइंट है, लोग जिस तरीके से अपनी बातें बताते जा रहे हैं, एक एक करके सबके पास जाने की कोशिश करेंगे, लगातार ये जानने की कोशिश करेंगे कि 14 का गठबंधन के बाद 19 का गठबंधन कितना असरदार होगा, क्या बुआ अपना खाता खोल पाएगी, और साथ ही साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अपनी पुश्तैनी सीटों पर सपा पार्टी के आगे बढ़ पाएगी या फिर इस बार भी 5 सीटों पर समेट के रह जाएगी। सीधा सवाल आपसे जानना चाहोगे, बीजेपी का असर क्या लग रहा है इस बार आपको? मैडम, ये जो सपा बसपा और कांग्रेस है ना, ये बरसाती मेंढक है। जब बरसात आती है तो मेंढक थोड़ा टुटू टुटू करता है, ये वही काम कर रहे हैं। बाकी नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए 2014 से बहुत काम किया है। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, नहीं, उन्होंने काम किया है, जमीनी स्तर पे काम किया है और एक एक जमीनी स्तर के लोगों को उन्होंने जो योजनाएं दी हैं, जैसे आयुष्मान योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दिए हैं जो उनको कभी नहीं मिला और सीधा उनको एक एक। लेकिन राहुल गांधी पूछ रहे थे स्टेज से, मैं भी आप आम लोग हैं, मैं पूछना चाहूंगी 15 लाख खाते में आए क्या? मैडम, 15 लाख का हिसाब आप मुझसे ले लीजिए। 15 लाख का हिसाब मैं आपको दे दूंगा। 5 लाख आयुष्मान के, 2.5 लाख रुपए घर के और दुनिया भर के मोबाइल के पैसे उन्होंने बचा दिए और जो पहले पैसे दलालों को देने पड़ते थे वो सीधे हमारी जेब में आ रहे हैं। 15 लाख से भी मैं कह रहा हूँ 30 लाख रुपए हमें मिल चुके हैं अब तक। चलिए भैया, आम जनता की आवाज है, विकास पहुंच रहा है तो विकास मुंह से बोल भी रहा है, तो चलिए आगे चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया खड़े हो जाओ और इसी बात पे एक सीधा से सवाल का जवाब मुझे दे दो, 19 में वोट किसको जाने वाला है इस बार आपका? मोदी। अरे मोदी क्यों, सबको कोई और नहीं दिख रहा है? राहुल गांधी कहाँ गए, बुआ कहाँ गए? अब चौकीदार जा रहे हैं ना जेल में भिजवाने के लिए।
चलिए आगे चलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि सारे चोर इकट्ठा हो गए। अभी चोर चोर तो मौसेरे भाई वाली कंडीशन होती है, शायद यही बड़ा कारण है कि गठबंधन की जो राजनीति है, साथ में सब लोग आ चुके हैं और एक तरफ एक पार्टी हो चुकी है। अभी मैं मैडम आपको एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ, ये चोर नहीं, ये तो सारे के सारे भेड़िया थे और भेड़ियों का इलाज मोदी जी ने ऐसा किया है कि ये सब एक साथ इकट्ठे हो गए और इनके मरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जनता मारने को खड़ी है, सारी जनता चौकीदार है और इन चौकीदार होने के कारण जो चोर कहने वाले उनको हम बख्शेंगे नहीं। ये जनता बख्शने वाली है कि नहीं है किसी स्तर पे। मोदी जी का जहां तक है, देश और दुनिया में जो काम मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नाम के बजाय भी देश का नेतृत्व ऐसे सुरक्षित हाथों में, किसके अलावा देश की जनता के पास में कोई विकल्प बचा ही नहीं है। चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं और एक बार आपको फिर से लोनी की जनता से रूबरू करवाते हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। पश्चिम की सीटों की बात की जाए तो लगभग 51 सीटों पर पहले चरण का चुनाव होना है। 8 सीटें उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती का यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। कारण सीधा है, आरएलडी की पकड़ पश्चिम में बेहद ज्यादा है और वहीं देखा जाए तो सपा बसपा का गठबंधन भी आरएलडी को साथ देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और वहीं जब दूसरी बात की जाए तो कहीं ना कहीं कैराना के उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी के लिए ये एक कड़ी चुनौती होगी कि 8 सीटों में कुछ ऐसे चेहरों को उतारा जाए कि जिसके बाद पश्चिम का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में आता हुआ नजर आए। सीधा जनता के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पश्चिम की सीटों पे पहले चरण का चुनाव, आरएलडी का प्रभुत्व भारी, इस बार क्या करेगी बीजेपी? बीजेपी जीतेगी, आरएलडी कुछ नहीं आ रही। लेकिन सर कैराना को तो नहीं भूला जा सकता है, 2014 में कैराना बीजेपी की के हक में था। सुनो, जब जहाँ 20 आदमी लग गए बीजेपी की, कल भी वोट उतनी थी, आज भी वोट उतनी है, ज्यादा मिलेंगी वोट। और वहाँ पे क्या था, जब 10-12 इकट्ठे हो गए तो एक आदमी को बेचारे को पिछाड़ने की कोशिश कर, कितने वोटों से जीती? 30-32 हजार वोटों से कोई जीतना नहीं हुआ। इतने सारे मिलने के बाद तो कम से कम मुद्दा ये नहीं है कि जीत किसके हक में आई, मुद्दा यहाँ पर यह है कि उपचुनावों में 2014 में कैराना बीजेपी के पाले में था, जैसे ही उपचुनाव होता है कैराना किसी और के पाले में चले जाता है। इस बार उम्मीद है कि कैराना दोबारा लेकर आएगी। कैराना दोबारा बीजेपी के हाथों में फिर आएगी, क्योंकि कांग्रेस अलग होगी, में 2 जन आगे, उनका कोई अस्तित्व है नहीं इस बार। लेकिन सपा से देखा जाए तो तबस्सुम खान को फिर से कैराना से उतारा जा रहा है। मृगांका की बात की जाए, क्या है, कभी बसपा से चलेगी, कभी सपा से चलेगी, कभी आरएलडी चलेगी, उनका कोई अस्तित्व थोड़ी है। अब तो जो अस्तित्व है बीजेपी का है, और फिर ये जो अटैक हुआ इसकी वजह से बीजेपी आनी है। तो चलिए, जनता लगातार अपनी अपनी राय हमारे सामने रख रही है, आगे चलने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, दल बदल की राजनीति की बात की जाए तो सपा बसपा के दामन की ही क्यों, बीजेपी का दामन कौन सा साफ है? श्यामा चरण गुप्ता की बात की जाए तो इलाहाबाद से उनको टिकट था बीजेपी का, अब वो जो है सपा में चले गए, बांदा से उनको टिकट दिया गया है। बांदा से टिकट ले लिया, उनका वजूद नहीं था, जिसका वजूद खत्म हो जाए वही पाला बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जमीनी स्तर तक अच्छी मजबूत पकड़ बनाई हुई है, इसलिए यही जीतता कि कैंडिडेट को कोई नहीं देखता, सब मोदी जी को देख कर वोट दे रहे हैं। तो ये लहर मोदी की है, व्यक्तिगत चेहरे से कोई लेना देना नहीं। आप वोट देने जाएगी तो क्या देखेगी, मोदी को या व्यक्ति के चेहरे पे आप वोट देने वाले? सीधा सवाल है, बिना राजनीति के जवाब दीजिए। सिर्फ मोदी जी को देख कर वोट दे रहे हैं, चेहरा कोई नहीं देख रहा। ये जनता की सीधी आवाज है, जिनके अनुसार देखा जाए तो कुछ के लिए विकास जरूर है, कुछ के लिए विकास जरूरी नहीं है, कुछ व्यक्तिगत चेहरे के तौर पर वोट देने के अधिकारी है और कुछ सीधा मोदी के आधार पर वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। सर, मैं चाहूंगी आप खड़े हो जाइए और सीधा अपने जो है बात रखने की कोशिश कीजिए कि इस बार का चुनाव किसके आधार पर होगा, विकास के आधार पर होगा, पार्टी के आधार पर होगा, किस आधार पर आप लोग वोट? विकास के आधार पे होगा, क्योंकि पार्टी हमारी विकासवादी पार्टी है और विकास कर रही है और हर क्षेत्र में विकास कर रही है। अभी प्रियंका जी वोट पे घूम रही है इलाहाबाद से और जा रही है वाराणसी। ये नमामि गंगे को वो टिक लगा रही है कि ये नमामि गंगे में कार्य हुआ है, नमामि गंगे अविरल गंगा बह रही है, इसीलिए वोट पे जा रही है। तो आज तक आपने कभी सुना था राजनीति में कि वोट पे बैठ के लोग जा रही हैं बनारस और प्रयाग में घूम रही हैं? नमामि गंगे में हम लोग गंगा को अविरल और निर्मल बना के ये प्रूव कर दिया कि हमारी पार्टी ये कार्य करती है, या जो भाजपा है ये कार्य के आधार पे ही लोगों से विकास के आधार पे वोट मांग रही है।
तो इस बार आपको लगता है परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद सब हट जाएगा और विकासवाद आएगा, 19 असर कर पाएगा? जी जी, उससे भी अच्छा, कोई जातिवाद नहीं। अभी आप देखिए, अभी हम लोग ये गैस के चूल्हे वगैरह बांट रहे थे, वहाँ किसी भी जात पात का देखा नहीं गया, सभी को दिया गया। अभी आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए का कार्ड दिया गया, ये वहाँ किसी को नहीं देखा गया ये जाटो है, ये मुसलमान है, ये राजपूत है, ब्राह्मण है, सबको दिया गया। अभी देखिए ये मिल रहा है 2.5 लाख रुपया मकान के लिए। अब जीएसटी में पहले 12% टैक्स लगता था, अब 5% टैक्स लगता है। 2,65,000 जो भी नौजवान। आप आम जनता के रूप में राजनीतिक मुद्दा हटा के आपसे एक साधारण सवाल मैं पूछ रही हूँ कि आपको लगता है आम जनता के रूप में काम हुआ है? आपको लगता है सड़कें बनी है? आपको लगता है विकास हुआ है? आपको लगता है गड्ढा मुक्त प्रदेश हुआ है? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी के लिए रोटी कपड़ा मकान से ऊपर नहीं होती। जी, राष्ट्रीय स्तर तो छोड़ दीजिए, पहले लोनी की मैं बता रहा हूँ, जहाँ ये आप चर्चा कर रही हैं, लोनी में पहले चलने के लिए सड़कें नहीं थी। अभी आपने एक प्रश्न पूछा था कि क्या 15 लाख रुपए मिला क्या? अभी हमारा खजूरी से सहारनपुर का एक हाईवे बन रहा है, जिसका भी घर वहाँ 100 गज का भी अगर जिसके पास प्लॉट है, वो 5 से 6,000 10,000 रुपया हर प्लॉट पर कीमत बढ़ गया। अभी आप जिस लोनी से आए, जिस रोड से आप आई होंगी, उस रोड को आप देखिए, एक बहुत पुराना 10 साल पुराना हमारा फ्लाईओवर था, जाते थे हम लोग 1.5 घंटे फंस जाते थे, वो फ्लाईओवर बन गया। हर जगह एलईडी लाइटें लग रही हैं, तो हर जगह मतलब विकास दिख रहा है। विकास सीधा एक सवाल, बहुत ज्यादा। बुआ भतीजा राज नहीं आ रहा है, कांग्रेस का कुछ हो जाएगा, तीसरा खाता खुलेगा? कांग्रेस का तो पूरे देश ने देख लिया ना, सब लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस को 55 से 60 साल के बीच में लोगों ने टाइम दिया है, और तमाम जितने घोटाले हैं कांग्रेस को, देश के इतिहास में जब कांग्रेस समाप्त हो जाएगी तो घोटालों के लिए लोग याद करेंगे कि एक पार्टी हुआ करती थी कि जिसने इतने घोटाले किए। और रही बात इस गठबंधन की बात, तो मेरा जो रोड है दिल्ली सहारनपुर रोड, इसी में 450 करोड़ का घोटाला सपा सरकार में हुआ है, वो बना नहीं था। अब ये नेशनल हाईवे भी नहीं बनने दे रहे थे, एनओसी नहीं दी थी, तो तमाम विकास का अवरोध करने का काम करते रहे। बिजली हमारे यहाँ नहीं थी, शिक्षा के नाम पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं 16 लाख लोगों में, अब 3 डिग्री कॉलेज बन रहे हैं। चिकित्सा के नाम पे हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल बन रहा है 100 बेड का। इसके अलावा बिजली का 200 करोड़ से ज्यादा का काम यहाँ हो रहा है। जिस लॉनी के अंदर लोग आने से डरते थे, इतना ज्यादा क्राइम था, आज क्राइम जीरो है। क्राइम कैपिटल के नाम से लोग जानते थे। आज हम जो जिला गाजियाबाद मूवी बनी है, उस मूवी में लॉनी का ही ज्यादातर जो क्रिमिनल थे जो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे ये जानना चाह रही हूँ, एंटी रोमियो स्क्वाड दल बनाए गए, बेटी की सुरक्षा पे बात की गई, आपको लगता है बेटियों की सुरक्षा उतनी हो पाई इस एंटी रोमियो स्क्वाड दल के बाद? हाँ, हो पाई है जी। कितने % लगता है? सबसे ज्यादा रेप केस में आज भी उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे शामिल है। आपको नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ तो कमी? नहीं, सीधा सवाल है, देखिए बेटियों की बात आती है, सवाल ये उठता है कि कुछ ना कुछ तो बाकी है, ठीक है, और कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन इन लोगों में आपको इंक्लूड नहीं किया जा रहा। इंक्लूड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखा जाए तो क्राइम कैपिटल की आप लोग बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, तो उत्तर प्रदेश में नंबर 3 पे है सर। नहीं, उत्तर प्रदेश में ये आंकड़े पुराने आपके हैं, लॉनी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, सरेआम उठा करके। एनपीआरसी के आंकड़े अभी आए हैं, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है सर। पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते थे पिछली सरकारों का। जो कारण मैन ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब सारी रिपोर्ट दर्ज हो रही है। यहाँ नेताओं का और माफियाओं का इतना ज्यादा मकर जाल था, किसी की बेटी को उठा के ले जाए, मुकदमे FIR दर्ज नहीं होती थी। आप मान रहे हैं सुरक्षा दे दी आपने? आज सुरक्षा है लॉनी के अंदर, मैं कह रहा हूँ यहाँ सबसे ज्यादा हालात खराब। ये तो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि जिस तरीके से 1090 के आंकड़े सामने आए थे, उसके बाद ये कहना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लिहाज से बिल्कुल ठीक होगा कि क्राइम रेशियो घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। सवाल पूछ लेती हूँ आपसे, इस बार का जो आधार होगा वोट का, वो क्या होने वाला है? आधार क्या है? 5 साल हो गए बीजेपी को, हमारे तो लॉनी का पानी निकल रहा नहीं है। मेन पानी, कितने विकास कर लो, कितने सड़क बना लो, अगर पानी निकलेगा तो जब ही तो लोग चलेंगे। 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान। रोजगार मिला? रोजगार की जरूरत नहीं है, पहले तो पानी निकल जाओ घर में, तो रात को जब बारिश आती है कम हजारियों तो घर गिर गए। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि रोड नहीं बनी इसलिए पानी नहीं निकला? नहीं, रोड तो बनी है, पानी नहीं निकला। रोड को फायदा क्या? नाले नहीं है, पानी को रिकॉर्ड नहीं है। आपने शिकायत नहीं करी कभी? इस बार राहुल गांधी अगर मैदान में होते, चाहे कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आते, इस बार कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जो प्रियंका गांधी हैं वो इंदिरा गांधी के पैरों पे चल रही हैं। आपको लगता है इंदिरा नहीं, ये आंधी है, देश की दूसरी प्रियंका गांधी है? सवाल बताओ भैया हमें, कौन इस बार आ रहा है सत्ता में? बीजेपी। बीजेपी से उम्मीद है, आपकी क्या उम्मीद है इस बार? भाजपा। और जो गठबंधन है
ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। अरे ठगबंधन को छोड़िए, ये बताइए इस बार हमको कि वोट किस आधार पे देंगे? हमको नहीं किसी की वाहवाही करानी है, हम देंगे विकास के आधार पर। मोदी ने विकास करा, हिंदुस्तान में इतना विकास करा कि न पहले 50 साल किसी ने करा, न 50 साल। सरकारी वरकारी नौकरी लग रही है घर में पड़ोस में सबकी। सबके मोहल्ले में 4 आदमियों की लगी है हमारे। चलो भाई, मोहल्ले में लगी इनके 4 आदमियों की नौकरी। इधर आ जाइए, आप बहुत देर से पीछे खड़े। मैं चाहती हूँ एक साधारण सा सवाल जनता को बता दीजिए। विकास किसी ने कहा था कि चला गया, किसी ने कहा कि उड़ गया। जब हम विपक्ष से बात करते हैं, आपका क्या कहना है? कहाँ है विकास? विकास तो बहुत हुआ। कहाँ हुआ है बता दीजिए ना, जनता को बताइए सर, वो देख रहे हैं। एक हमारे यहाँ पुस्ता का भी चौड़ा होने की उम्मीद नहीं थी, वो पुस्ता में इतना रुपया लगा दिया सरकार ने कि आधा बजट मेरे शायद लॉनी का उसी में लगा दिया। पुस्ता बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, सरकारी नौकरी लग गई, रोजगार मिल गया, मिला है रोटी मिली। अरे इतने जब काम चल रहे हैं, इतना विकास हो रहा है तो उसमें काम कर रहे हैं तो रोजगार तो मिल रहा है। चलो भैया, हम हमसे ज्यादा नहीं गुलवा सकते क्योंकि उगलने के मूड में नहीं है, डंडा नहीं करेंगे। आप पीछे से खड़े, आप आगे आइए। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, सीधा साधारण। चुनाव का आधार क्या है इस बार आप लोगों को? देखिए, चुनाव का आधार है विकास। मैडम, विकास गांव के एक गरीब तबके के पास भी पहुंच गया है। गैस सिलेंडर उसको मिला, शौचालय बने, आवास बने, खाते में 2-2 हजार रुपया पहुँच गया। अब इससे सड़कें बन रही हैं। मैं तो यूपी के काफ़ी इलाके का दौरा करके आया हूँ। ऐसी सड़कें बन रही हैं मैडम, मैं क्या आपसे बताऊं कि देख करके आंखें चौधिया जाती हैं। कभी इतना विकास मेरे ज़िंदगी में नहीं देखने को मिला। मैं 63 साल का हो गया, लेकिन जिस तरह से विकास की आंधी बही है मोदी जी की, मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा। ये उम्र का वो आखिरी पड़ाव है जब आके इंसान जो है कुछ नहीं चाहता, सिर्फ यही चाहता है कि मेरा तो विकास हो ही हो, लेकिन मेरे साथ में जो 4 लोग खड़े हैं उनका विकास हो। अगर ये कह रहे हैं, इन्होंने देखा है, तो वाकई में शायद विकास हुआ है। मैं इधर इनसी के पास जाना चाहूंगी, ये कुछ कहना जो है। कोई ऐसा प्रधानमंत्री ने बिना कर्ज लिए हुए और हमारे देश को इतने अच्छे से चलाए, और 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। आज पाकिस्तान कंगाल की ओर बढ़ गया। एक एक लाइन में सबसे एक एक सवाल मैं पूछूंगी, ज्यादा लंबा कोई जवाब नहीं देगा कि इस बार वोट का आधार क्या होगा और कौन असरदार है और कौन खबरदार है। मैं सर के पास आती हूँ। सर, कौन असरदार और कौन खबरदार? खबरदार नहीं, मोदी असरदार। कौन खबरदार, कौन असरदार? आ गया, ये फटाफट बताइए। मोदी असरदार। क्यों असरदार? देखिए इलेक्शन जो है ना, वो कहीं ना कहीं मोदी के इर्द गिर्द है, लेकिन एक बात सभी को माननी पड़ेगी कि बसपा और सपा का जो गठबंधन है वो भारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस साइलेंट तरीके से इन्हें सपोर्ट कर रही है। तो लड़ाई जो लड़नी पड़ेगी वो मजबूती से लड़नी पड़ेगी, नहीं तो हार जाएंगे। चलिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कौन साइलेंट है, कौन वायलेंट है। एक सवाल में जवाब दे दीजिए, कौन असरदार, कौन खबरदार? असरदार नरेंद्र मोदी, नर के रूप में नारायण है। कौन असरदार, कौन खबरदार? नरेंद्र मोदी असरदार, अखिलेश खबरदार। क्या एक्सप्रेशन थे इनके। चलिए अगले के पास चलते हैं, कौन असरदार और कौन खबरदार? एक बात मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल सर बताइए। कांग्रेस गई जब रात को वहाँ लठ बजवाया रामलीला मैदान में, कांग्रेस गई उससे। बसपा गई हाथी बनवाने में, कांग्रेस गई उसमें जब रामदेव जी का जलसा चल रहा था और रामलीला मैदान में रात को लठ बजवाया पब्लिक पे, कांग्रेस उसमें गई। हाथी बनवाने में मायावती गई, और ये हाईवे बनवाने में, हाईवे पे इतना पैसा खागा, कई करोड़ रुपए खा लिए अखिलेश सरकार ने, नहीं जी, वो उसमें चली गई। बाकी बचा कौन? बीजेपी। चलिए चलिए चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कौन असरदार और कौन खबरदार? मोदी असरदार। क्यों असरदार? मोदी ने क्या नहीं किया है जो लोग कह रहे हैं कि मोदी ने क्या किया। सड़कें देखो, सड़कों का हाल देखो। अब से 70 साल में इतना विकास नहीं हो पाया कभी भी। शौचालय बनवाए हैं बहन बेटियों को लिए। पहले बहन बेटियां बाहर जाती थी ज्यादातर, अब बहन बेटियां घर में ही शौच करने जाती हैं। सबसे बड़ी इज्जत तो हमारी बहन बेटियां हैं, और बहन बेटियों के लिए जो शौचालय बनवाए, इससे अच्छा काम नहीं हो। नई सोच, नया शौचालय, लोगों के अनुसार उनकी राय। आपको क्या लगता है इस पर कौन असरदार, कौन खबरदार? पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी का पूरा शासन है। आप पिछली सरकारों में देख चुके हैं। सीधा सवाल है, कौन असरदार, कौन खबरदार? मोदी जी। मोदी जी। जब मायावती गेस्ट हाउस खान भूल सकती है तो हम क्यों नहीं भूल सकते। हम इस बार मोदी जी के साथ हैं। चलिए भैया, पब्लिक है, सब जानती है, सोच से शौचालय बना, नई सोच से
कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पर निकल के आई कि ये वही लोकतंत्र का महापर्व है जो तय करेगा 19 का एजेंडा, जो तय करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद का एक तरीके से अगर देखा जाए तो सत्ता सियासत का आसन। और यही वो लोकतंत्र का चुनाव होगा जिसमें यह तय होगा कि गठबंधन कांग्रेस कौन किस पे भारी और आखिर अब आएगी किसकी बारी। कैमरा पर्सन अभिमन्यु के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, लोनी। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।